हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिस्टडी वे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे तीसरा हमारा जो पार्ट है, इसमें आपका क्लास 12th चैप्टर 3 का तीसरा हमारा पार्ट है आक्सीकरण संख्या। हम लोग इसके पहले रेडाक्स क्रिया पढ़ लिए थे क्या होती है, और अब हम लोग जानेंगे आक्सीकरण संख्या। तो आक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं पर स्थित आवेशों की संख्या को उस तत्व की आक्सीकरण संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, आक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं पर स्थित आवेशों की संख्या जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आक्सीकरण संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं पर स्थित आवेशों की संख्या को आक्सीकरण संख्या कहते हैं। आक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग में प्यारे बच्चों? आक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु पर स्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग स्टार पॉइंट में लिखते हैं। जो क्षारीय धातु होती है, तो क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या बंध अवस्था में +1 होती है। ठीक है, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या बंध अवस्था में +1 होती है। तो जो क्षारीय धातु होते हैं, अगर उनकी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या देखें तो बंध अवस्था मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? +1 होती है। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे लिथियम है, और क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और क्या हमारा फ्रांसियम है। ये जितने भी हैं इनकी अगर ऑक्सीडाइजेशन नंबर देखें तो कितनी होगी? +1 इन बॉन्डिंग स्टेट में। ठीक ना, बंद अवस्था में। ओके, याद रखिएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी हमारी? वो होगी +1 होती है। वहीं पे अगर देखिए हम लोग दूसरा में, जो क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या बंद अवस्था में +2 होती है। तो क्या लिखेंगे? क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या बंध अवस्था में +2 होती है। जो क्षारीय मृदा धातु होती है, अगर उनकी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाले बंद अवस्था में तो कितनी होती है? +2 होती है। जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और हमारा क्या है? रेडियम। ये जितनी भी है इनकी अगर ऑक्सीडाइजेशन नंबर निकालें तो कितनी होगी? +2 होती है। याद रखिएगा कितनी होती है? +2 होती है। ठीक ना। वहीं पर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धातु में +1 तथा धातु में -1 होती है। लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑक्सीकरण संख्या धातुओं में +1 तथा धातुओं में -1 होती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीकरण संख्या देखें तो ये हमारी 2 होती है। एक तो हमारा अधातुओं के लिए, दूसरा हमारे किसके लिए, धातुओं के लिए। ठीक ना। और वहीं पे हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो बंद अवस्था में -1 होती है। और हम लोग ले लेते हैं अगले स्टेप में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो लिखेंगे इसमें कि हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बंध अवस्था में -1 होती है। जो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन जैसे 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 हमारे हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इनके अगर ऑक्सीडाइजेशन नंबर देखें तो कितनी होगी, -1 ही होती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालें, किसकी मेरे प्यारे बच्चों, मूलकों की, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि मूलकों की जो ऑक्सीकरण संख्या, तो मूलकों की मेरे प्यारे बच्चों अगर ऑक्सीकरण संख्या देखें तो हमारी कितनी होती है, -1 होती है। मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। अब कहेंगे सर ये मूलक क्या है, तो मूलक हमारे जैसे CN, साइनो हमारा क्या है, यह मूलक है। अगर साइनो की ऑक्सीडाइजेशन नंबर देखें तो कितनी होगी, -1 होती है। ये हमारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मूलक है, इनको मूलक का नाम दिया गया है। ठीक है, वहीं पर देखिए तो उदासीन अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्या लिखेंगे, उदासीन अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जो उदासीन अणु होते हैं अगर उनकी देखें हम लोग ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी होती है, 0 होती है। और उदासीन अणु जैसे कौन कौन से हमारे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3, ये जो तीनों हैं अगर इनकी हम लोग ऑक्सीडाइजेशन नंबर देखें तो कितनी होगी, वो हमारी 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और वहीं पे जो अब आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट थे मेरे प्यारे बच्चों उन सभी को हम यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे अगला जो है हमारा वैद्युत अपघट्य। क्या हम जानेंगे, वैद्युत अपघट्य। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। ये वैद्युत अपघट्य मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं उसे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक ना। जैसे कि अगर हम लोग लें NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, तो जल में डालेंगे तो Na++ Cl आयन में क्या होगा, हमारा टूट जाएगा। तो ये ऐसे पदार्थ हैं
जिसे जल में डालने पर हमारे धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। वहीं पे देखें JDnSO4 जिंक सल्फाइड जो है हमारा डालेंगे तो JDn डबल प्लस प्लस SO4 डबल आयन में हमारा टूट रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वहीं पे CuSO4 जब CuSO4 को विलयन में डाला जाता है तो Cu डबल प्लस प्लस Cl2 आयन में हमारा टूट जाएगा, तो हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य है। वहीं पे अगर हम लोग देखें और हमारा क्या हो जाएगा, और हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों JDnCl2 को भी जब हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं तो ये भी धन आयन और ऋण आयन में टूटेगा, यानी कि JDn डबल प्लस प्लस Cl2 डबल आयन। ठीक है, और वहीं चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CuCl2 जब इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, ये हमारे धन आयन और ऋण आयन में हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखते हैं कैसे टूट रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको जब डाल दिए तो Cu डबल प्लस प्लस Cl2 डबल आयन में हमारा टूट रहा है। तो ये जितने भी पदार्थ है, जितने भी मैटर हैं, ये हमारे सभी क्या हैं, वैद्युत अपघट्य हैं। तो कहेंगे सर तो वैद्युत अपघट्य की परिभाषा क्या होती है, तो आप परिभाषा भी बता दीजिए। तो चलिए आप लोग परिभाषा को नोट कर लीजिए। सबसे सिंपल वे में परिभाषा आपको बता रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। वो हमारा क्या है, यहाँ पे डालेंगे ऐसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर धन आयन एवं ऋण आयन में टूट जाते हैं उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर वो हमारे धन आयन और किस में रूप में टूटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऋण आयन में टूट जाते हैं, उसे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और यहीं पे एक और परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं, अनअपघट्य। क्या हमारा है, अनअपघट्य। ये अनअपघट्य किसका नाम दिया गया है, तो ऐसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर धन आयन और ऋण आयन में न टूटकर अणुओं के रूप में टूटे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनअपघट्य कहते हैं। ये तो धन आयन और ऋण आयन में टूट रहे हैं, इसलिए वैद्युत अपघट्य हो गया। लेकिन ये धन आयन और ऋण आयन में न टूटकर अपने अणुओं में रूप में टूटते हैं, उसे हम लोग अनअपघट्य कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर आयनों में न टूटकर अणुओं के रूप में टूटते हैं, जिसे अनअपघट्य कहते हैं। और इसी का मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम दिया गया है, अनअपघट्य नाम दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे हम लिख सकते हैं C6H12O6 और हमारा क्या है C12H22O11 शुगर, NH2CO ठीक ना, इत्यादि जितने भी हैं हमारे क्या है, अनअपघट्य होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अगर यहाँ पे नोट करें तो जो हमारे अनअपघट्य होते हैं ये हमारे यौगिक सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे अनअपघट्य यौगिक सहसंयोजक
बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम लोग ने ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जाना, फिर हम लोग जाना कि किसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, उसके बाद जाना वैद्युत अपघट्ट, उसके बाद जाना मेरे प्यारे बच्चों अनअपघट्ट के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो रहे सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे और बोर्ड परीक्षा का टॉपर आप ही बने। और हम मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न भी ले आ रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़े रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।